खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं हाजिर हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए जाके। और आज मैं कवर करूँगा सीलिएटेड ग्लैंडुलर कंपाउंड एपिथेलियम। साथ ही साथ हम इसके साथ टाइट जंक्शंस को भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने सारे वीडियोस एनसीईआरटी पे बेस्ड बनाता हूँ। तो जो लोग 11th स्टैंडर्ड में हैं या फिर नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत यूज़फुल है। आप प्लीज़ इन्हें देखिए, खासकर कि आपके रिविजन्स के लिए मुझे लगता है ये वीडियोस आपके लिए बेस्ट होने वाली हैं। तो प्लीज़ इसे देखिए। आइए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात किया था, जिसमें हमने स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार एपिथेलियम को कवर किया था। आज हम क्यूबॉइडल और कोलमनार एपिथेलियम के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, और साथ ही साथ हम कुछ बात स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में भी करेंगे, जो आपने कुछ अच्छी बुक्स में या फिर अपने मॉड्यूल्स में पढ़ा होगा। तो आइए शुरू करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम से। तो सबसे पहले सीलिएटेड एपिथेलियम को कैसे हम डिफाइन करते हैं। सो इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर cilia on their free surface, then they are called ciliated epithelium. तो इसका फंक्शन क्या है? मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये कहाँ पे पाया जाता है या इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम lining the ventricles of brain and spinal cord is called ependyma। ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। तो क्या है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम? कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स that get specialized for secretion, then they are called as glandular epithelium। So friends, ग्लैंडुलर एपिथेलियम को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? यूनिसेलुलर वाले के गॉबलेट सेल्स और मल्टी सेलुलर वाले के सलाइवरी ग्लैंड। लेट मी अंडरलाइन। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का, एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन। तो एक्सोक्रीन क्या होते हैं? जिनके पास जब ग्लैंडुलर एपिथेलियम अपनी सीक्रेशन किसी डक्ट में रिलीज करते हैं, और एंडोक्रीन डक्टलेस ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं डायरेक्टली अपने सीक्रेशंस बॉडी फ्लूइड्स में रिलीज या सीक्रेट कर देते हैं, तो उन्हें हम एंडोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। और एक्सोक्रीन किन्हें कहते हैं? जब ग्लैंड्स अपने सीक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हुए हैं, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंडोक्रीन ग्लैंड के क्या एग्जाम्पल्स हैं? हार्मोन्स, सारे के सारे हार्मोन्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पैंक्रियाज के बारे में, पैंक्रियाज बोथ एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन होते हैं। एंडोक्रीन तो आपने सुना होगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये पैंक्रियाज के एंडोक्रीन ग्लैंड के सीक्रेशंस है। और वही एक्सोक्रीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड होती हैं वो उनके एक्सोक्रीन ग्लैंड के तरह फंक्शन कर रहा है वहाँ पे पैंक्रियाज।
जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी कवर करूँगा जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे, तो आइए उन्हें अभी एक-एक करके देख लेते हैं। ये 3 क्लासिफ़िकेशन है जो मैंने एक्सोक्राइन के विथिन लिखी हुई है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्लासिफ़िकेशन है 3, वे लिखे हुए हैं यहाँ पे, मेरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन ग्लैंड्स। आइए मैं उन्हें पहले अंडरलाइन कर देता हूँ। तो क्या होते हैं मेरोक्राइन ग्लैंड्स? द प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन इज रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस एंड नो अदर पार्ट इज लॉस्ट और डैमेज्ड। एग्जाम्पल पेंक्रियाज। एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सिक्रीशन इज रिलीज्ड along with apical portion of cytoplasm, यानी एपिकल पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म का वो लॉस्ट होता है। एग्जाम्पल मैमरी ग्लैंड। थर्ड जो लास्ट है इसका क्लासिफिकेशन वो है होलोक्राइन ग्लैंड। नाम ही इंडिकेट कर रहा है क्या होते होंगे। प्रोडक्ट ऑफ सिक्रेशन इज रिलीज्ड विथ द होल सेल, और इसके एग्जाम्पल सिबेशियस सेल। इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए मैंने 3 डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है, मेरोक्राइन ग्लैंड्स का, एपोक्राइन और होलोक्राइन ग्लैंड का। जैसे कि आप मेरोक्राइन ग्लैंड में देख पा रहे होंगे कि जो इसके सीक्रेशंस हैं वो कैसे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज हो रहे हैं सारे। वहीं पे अगर एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखते हैं तो वो सेल का जो एपिकल पोर्शन है वो भी लॉस हो रहा है, वो भी क्या नाम है, जो सिक्रेशंस है उसके साथ लॉस होता जा रहा है। होलोक्राइन ग्लैंड में यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा जो सेल है वो भी रिलीज हो जाता है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट ऑफ सिक्रेशंस। तो ये तीनों के डायग्राम थे जो मैंने बताए ताकि हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम? पहले भी हम बात कर चुके हैं, मेड ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। अगर एक से ज़्यादा लेयर सेल्स हैं सेल की तो अब हम उसे कंपाउंड एपिथेलियम कहेंगे। लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इनका सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, जिस तरह का रोल हमने सिंपल एपिथेलियम में देखा था कि उनका मेनली जो रोल था, जो मेनली जो फंक्शन था वो कहीं ना कहीं सिक्रेशन में था या एब्जॉर्प्शन में था। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ये इनका फंक्शन है। यहाँ पे कहाँ पे ये पाए जाते हैं? ड्राई सरफेसेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेसेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, lining of ducts of salivary gland and pancreatic gland। तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं कंपाउंड एपिथेलियम में, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंडर स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बट ये सारे के सारी चीज़ें क्योंकि एनसीईआरटी में कवर नहीं है और नीट में भी ये पूछ नहीं जाती, ना बोर्ड के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, सेल जंक्शंस। Cells are held by intercellular material providing structural and functional links। इन्हीं को हम सेल जंक्शंस कहते हैं। सेल जंक्शंस 3 प्रकार के होते हैं, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस और एथरिंग जंक्शंस। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइट जंक्शंस को हम लोग जोनुला ऑक्लूडेंस भी कहते हैं और जो हमारे एथरिंग जंक्शंस हैं उन्हें हम मैक्यूला एथरेंस भी कहते हैं या फिर डेस्मोसोम्स भी कहते हैं। सो सबसे पहले टाइट जंक्शंस के बारे में जानते हैं। स्टॉप सब्सटेंसेस लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, यानी ये लीकेज से बचाते हैं। सेकेंड, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो वो स्मॉल आयंस या आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक कि बिग मॉलिक्यूल्स, कुछ बिग मॉलिक्यूल्स को भी एक सेल से दूसरे जंक्शन भेजने का काम करते हैं ये गैप जंक्शंस। लास्ट हमारा एथरिंग जंक्शंस, नाम भी हमें ये बता रहा है कि क्या करते होंगे, परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये हो गए हमारे 3 तरह के
cell junctions, tight junctions, gap junctions, adhering junctions. जैसा कि मैंने कहा था कि मैं pseudo stratified epithelium भी डिस्कस करूंगा, तो आइए देखते हैं. Although made up of single layer of cells, it appears to be two layered because of difference in size as some cells are small. आप डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ सेल्स कैसे छोटे, तो हमें लग रहा है कि वो दो लेयर की सेल्स हैं, बट एक्चुअली वो एक ही लेयर है. और कहाँ पे भी पाया जाता है? फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया एंड लार्ज ब्रोंकाई. एक क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए, मैं अभी वो क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी दूंगा. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें. और वो क्वेश्चन है ये: स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज ए, ऑप्शन ए सिंपल एपिथेलियम, ऑप्शन बी कंपाउंड एपिथेलियम, या ऑप्शन सी नन ऑफ दीज. प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के हमें बताएं.